सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूहों का योग व अंतर, एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं एक आव्यूह का एक अदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो ये जो हमने टॉपिक यहाँ लिखे हैं योग, अंतर और साथ ही एक आव्यूह का एक अदिश गुणन, बारी बारी से हम इन सभी टॉपिकों को यहाँ कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें दो आव्यूह दिए गए हैं ए और बी और हमें उनका योग ज्ञात करने को कहा गया है, तो उन दिए गए आव्यूहों का योग हम तभी कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये जांच कर लें कि ये जो दोनों आव्यूह दिए गए हैं वह समान कोटि के हैं या नहीं हैं। यदि दोनों दिए गए आव्यूह समान कोटि के नहीं हैं तो उस स्थिति में हम योग को परिभाषित करके नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो ज़रूरत है आव्यूहों के योग प्राप्त करने की, वह है कि दिए गए आव्यूह समान कोटि के ही होने चाहिए। अब यहाँ हम डेफिनेशन में मान करके चल रहे हैं, माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन, दो समान कोटि एम क्रॉस एन वाले आव्यूह हैं, तब उनका योगफल, जब हम दो आव्यूहों का योगफल कर रहे हैं तो उनके आंसर में भी हमें आव्यूह ही मिलेगा। तो उनके योगफल आव्यूह को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अवयव सी आई जे के रूप के होंगे, जिसकी कोटि भी एम क्रॉस एन ही होगी, जहाँ इस योगफल आव्यूह का प्रत्येक अवयव बराबर होगा ए आई जे प्लस बी आई जे के, अर्थात यह जो हम योगफल आव्यूह निकाल रहे हैं उसके प्रत्येक अवयव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं हमें जो दिए गए आव्यूह हैं उनके संगत अवयवों को जोड़ करके। यदि हम a11 में a11 जोड़ लेते हैं तो हम यहाँ a11 में यदि हम b11 जोड़ लेते हैं तो हमें यहाँ c11 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम a12 में b12 जोड़ लेते हैं तो हमें यहाँ योगफल आव्यूह का अवयव c12 भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम दिए गए सभी आव्यूह में उनके संगत अवयवों को जोड़ते जाएं तो वहाँ से जो भी हमें आव्यूह प्राप्त हो रहा है वही कहलाता है दिए गए आव्यूहों का योगफल। इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं क्या होता है आव्यूहों का योगफल। साथ ही हमने एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख रखी है, उसे भी पहले पढ़ लें। दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है, जबकि दोनों प्रदत्त आव्यूह समान कोटि के ही होने चाहिए। यदि दोनों दिए गए आव्यूह समान कोटि के नहीं होंगे तो फिर हम योगफल को परिभाषित नहीं कर सकेंगे। तो एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मानकर के चलें ए बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो कि कोटि 2 गुणा 3 का है, क्योंकि यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। साथ ही हमें दूसरा आव्यूह बी बराबर दिया गया है 6, 5, 4, 3, 2 और 1 के। फिर से इसकी कोटि 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 3 होगा। हमें ज्ञात करके बताना है ए प्लस बी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हमें दो दिए गए आव्यूह जो कि समान कोटि के हों उनका योगफल ज्ञात करके बताना हो, तो यदि हम उनके संगत अवयवों को जोड़ते जाएं, a11 में a11 जोड़ें, a12 में a12 जोड़ें, a13 में a13 जोड़ें, इसी तरीके से सभी संगत अवयवों को जोड़ते चले जाएं, तो यहाँ संगत अवयवों को जोड़ लेने पर 1 का संगत अवयव है 6, 2 का संगत अवयव है 5, 3 का संगत अवयव है 4, 4 का संगत अवयव है 3, 5 का संगत अवयव है 2 और 6 का संगत अवयव है 1। यदि इन्हें जोड़ करके हम प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 7, यहाँ भी 7, 7, 7, 7 और 7। ये हो जाता है दिए गए दोनों आव्यूह ए और बी का योगफल। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हैं। यदि हमें दिया गया है ए बराबर 2, 3, 1, 0, साथ ही यदि हम मान करके चलें हमें बी दिया गया है 1, 2, 3, 1, 0 और 1। आप यहाँ देखेंगे ए की जो कोटि है वह 2 क्रॉस 2 है, साथ ही बी की जो कोटि है वह 2 क्रॉस 3 है, 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। हमें इनका योगफल ज्ञात करने को कहा गया है, लेकिन हमने एक आवश्यक शर्त पड़ी है कि हम दो आव्यूहों का योगफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि उनकी कोटियों का मान एक जैसा हो। लेकिन यहाँ तो कोटियाँ आप देख रहे हैं अलग अलग हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा।
तो हम लिख करके बताएंगे कि a प्लस बी परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि a और b समान कोटि वाले अवयव नहीं है। यदि ये समान कोटि वाले होते तो फिर हम एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह a प्लस बी इन्हें यहाँ ज्ञात करके बता देते। इसी से रिलेटेड, योगफल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को और हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, a बराबर एक अवयव दिया गया है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 3 है, साथ ही दूसरा अवयव b दिया गया है जिसकी कोटि भी 2 क्रॉस 3 है। हमें a प्लस बी याद करके बताना है। तो इस स्थिति में कोटि समान है तो इसका मतलब है योगफल तो परिभाषित होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यदि हम दोनों दिए गए अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ लें, यदि हम पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ेंगे तो √3 + 2, यहाँ दूसरे अवयव में 1 + √5, यहाँ -1 + 1, यहाँ 2 - 2, 3 -3 + 3 और यहाँ 0 + 1/2। सभी संगत अवयवों को हमने जोड़ करके लिख लिया है, प्लस लगा करके लिख लिया है। यदि हम इन्हें हल कर सकते हैं तो हल करके बता दें। यह अवयव एक रूट वाली संख्या है और एक बिना रूट वाली संख्या है, और आप जानते हैं एक रूट वाली संख्या में एक बिना रूट वाली संख्या को कभी भी जोड़ा या घटाया जा नहीं सकता है, अर्थात उन्हें और सरल नहीं किया जा सकता है। यही उनका सरलतम रूप होगा। तो 2 + √3, यहाँ 2 से 2 घटाएंगे 0, यहाँ 1 + √5, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 0 और यहाँ 1/2। यह हो जाता है हमारा आंसर, a और b दिए गए अवयवों का योगफल। अवयवों के योग से संबंधित ही एक प्रश्न और है। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक अवयव इस तरफ दिया गया है, प्लस लगा करके दूसरा अवयव दिया गया है और वह इनका मान हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले जांच कर लें क्या दोनों अवयव समान कोटि के हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं। दोनों में 2-2 पंक्तियां हैं, दोनों 2-2 स्तंभ हैं। इसका मतलब है दोनों समान कोटि के हैं। तो इसका मतलब है हम इनका योगफल ज्ञात करके बता सकते हैं। योगफल ज्ञात करने के लिए इनके संगत अवयवों को यदि हम जोड़ लें तो पहला अवयव है cos² और दूसरे में है sin²। इसी तरीके से a12 का मान पहले अवयव में है sin² और इस तरफ है cos²। इसी तरीके से सभी संगत अवयवों को प्लस लगा करके लिख लेने पर इसके बाद हमें यहाँ त्रिकोणमितीय की पहली सर्वसमीका याद है कि sin² + cos² का मान 1 के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ चारों के चारों अवयव sin² + cos² के ही बराबर हैं। इसका मतलब है सभी को हम बदल करके लिख सकते हैं 1 के बराबर। यही होगा हमारा दिए गए अवयवों का अभिष्ट योगफल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि हम पहले अवयव में दूसरे अवयव को जोड़ें या फिर दूसरे अवयव में पहले अवयव को जोड़ें परंतु दोनों का मान समान ही हमें प्राप्त हो रहा है तो फिर वह दोनों अवयव क्रम विनिमय नियम को पालन करने वाले कहे जाते हैं। अब हमें यहाँ जो अवयव पढ़ने हैं वह अवयव पढ़ने हैं। यदि अवयवों का योगफल क्रम पर निर्भर नहीं करता है, उनका योगफल यदि हम a में b को जोड़ करके बताएं या b में a को जोड़ करके बताएं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों हमें समान ही आंसर देते हैं। तो कहा जाएगा अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। और यही नियम यदि हम लिख करके बताएं, यदि हमें एक अवयव a दिया गया है aij, साथ ही दूसरा अवयव हमें b दिया गया है bij, जो दोनों के दोनों समान कोटि m × n के हैं। समान कोटि के ही होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम योग कर रहे हैं और वह समान कोटि के नहीं होंगे तो फिर योग परिभाषित नहीं होगा। तो हम वहाँ फिर गुणधर्मों की जांच कैसे करके बताएंगे। तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यदि हमें दो अवयव समान कोटि के दिए गए हैं तब उन दोनों अवयवों का योगफल अर्थात a + b या p + a दोनों बराबर बराबर होते हैं, अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है यदि हमें 3 अवयव दिए गए हैं a b c, तब यदि हम पहले a + b का मान निकालें और बाद में c को उसमें जोड़ें
या पहले बी और सी को जोड़ लें उसके बाद उसमें ए जोड़ें, तब भी दोनों पक्ष बराबर बराबर आएँ, तो इसका मतलब है साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ हम फिर से नियम को लिखने के लिए मान करके चलेंगे। हमें 3 आव्यूह ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे और सी बराबर सी आई जे, तीनों के तीनों आव्यूह समान कोटि m क्रॉस n के दिए गए हैं। तब साहचर्य नियम के अनुसार a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। चाहे तो हम पहले ए और बी को जोड़ करके उसके बाद सी उसमें जोड़ें, या फिर पहले बी और सी को जोड़ करके उसमें ए जोड़ लें, तब यह नियम कहलाता है साहचर्य नियम, यदि हमें दोनों पक्ष बराबर बराबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा नियम है योग के तत्समक का अस्तित्व, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिस तरीके से हम योगात्मक तत्समक अवयव को देखते हैं जीरो, यदि हम जीरो किसी भी राशि में जोड़ दें तो वह राशि हमें लौट करके मिल जाती है, तो इसका मतलब है जीरो योग के लिए तत्समक अवयव होता है। इसी तरीके से आव्यूह में भी एक तत्समक अवयव होता है जीरो आव्यूह, शून्य आव्यूह। यदि हम उस तत्समक अवयव को किसी भी आव्यूह में जोड़ दें तो हमें लौट करके वही आव्यूह मिल जाएगा। तो इसका मतलब है योग के तत्समक अवयव का अस्तित्व आव्यूह के योग के लिए होता है। तो यहाँ जो शून्य आव्यूह होता है वह कहा जाता है योग की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। यदि हमारे पास एक आव्यूह ए दिया गया है ए आई जे, जो कि m क्रॉस n कोटि का हमें दिया गया है, तब हमें जो शून्य आव्यूह लेना है वह भी इसी कोटि का मानना पड़ेगा। जो हम ओ अवयव ले रहे हैं वह जीरो आई जे हम कह सकते हैं m क्रॉस n का होगा, क्योंकि जब हम इन्हें जोड़ करके बताएंगे और इनकी कोटि बराबर नहीं होगी तो फिर से योगफल परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए जिस कोटि का हमें आव्यूह दे रखा है उसी कोटि का हमें शून्य अवयव अपनी तरफ से मान लेना है, तब योग के तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। क्योंकि यदि हम ए में जीरो अर्थात ओ जोड़ करके बताएं या ओ में ए जोड़ करके बताएं तो हमें लौट करके ए ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए योग के तत्समक अवयव का अस्तित्व योग की संक्रिया के लिए, आव्यूहों के योग की संक्रिया के लिए अस्तित्व में होता है। साथ ही नंबर 4 है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम से मतलब होता है यदि हमें एक अवयव दिया गया है ए, तो उसके लिए क्या वहाँ एक दूसरा अवयव इस प्रकार से अस्तित्व में है कि यदि हम उन दोनों अवयवों को जोड़ें तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर तत्समक अवयव है जीरो, तो यदि हमें कोई आव्यूह ए दिया गया है तो क्या उसके लिए हम एक दूसरा आव्यूह ढूंढ करके बता सकते हैं जिससे कि हम उन दोनों आव्यूहों को जोड़ें और हमें जीरो मिल जाए अर्थात शून्य आव्यूह मिल जाए? हाँ जी, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। यदि हम लेकर के चलें कि हमारे पास जो दिया गया आव्यूह है वह ए बराबर ए आई जे है जिसकी कोटि m क्रॉस n है, तब हम एक दूसरा आव्यूह माइनस ए को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ए के प्रत्येक अवयव में यदि हम माइनस की गुणा कर लेते हैं तो वह आव्यूह बन जाएगा माइनस में ए, m क्रॉस n। ए के लिए माइनस ए का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि यदि हम ए में माइनस ए को जोड़ लेते हैं या फिर माइनस ए में ए को जोड़ लेते हैं तो हमें तत्समक अवयव शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो आव्यूह है माइनस ए वह आव्यूह ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम आव्यूह या ऋण आव्यूह की तरह काम कर रहा होगा। इसे प्रतिलोम आव्यूह भी कह देते हैं और ऋण आव्यूह भी कह देते हैं, क्योंकि ऋण आव्यूह में हम देख रहे हैं जो हमें आव्यूह दिया है उस आव्यूह में हमने केवल ऋण चिन्ह की गुणा कर दी है, तो इसीलिए इस आव्यूह को हम ऋण आव्यूह भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि एक आव्यूह का एक अदिश से हम गुणन कैसे करके बता सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान करके चलिए हमें एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे m क्रॉस n कोटि का दिया गया है, साथ ही एक अदिश राशि के हमें दी गई है, तब हमें एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन ज्ञात करके बताना है जिसे हम लिख करके बताते हैं के ए, जो कि बराबर होगा के गुणा, यदि हम एक ही जगह ए का मान लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा ए आई जे जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है। तब एक अदिश का एक आव्यूह से गुणन
बराबर होता है यदि हम a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुणा करके बता दें, अर्थात यदि हम k की गुणा प्रत्येक a i j के साथ कर दें i और j के समस्त मानों के लिए, तब हम यहाँ परिभाषित करके बता सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें कि यदि हमें एक a बराबर a i j आव्यूह दिया गया है, k एक अदिश राशि दी गई है, तो इन दोनों का गुणनफल या हम कहें एक आव्यूह का एक अदिश से गुणनफल एक ऐसा आव्यूह होगा जिसे a के प्रत्येक अवयव को एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें a के प्रत्येक अवयव को, a के जितने भी अवयव हैं a i j, प्रत्येक अवयव को एक अदिश राशि k से गुणा करके प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। मान करके चलिए हमें a बराबर दिया गया है 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 और 5। हमें 3a का मान ज्ञात करके बताना है। इस केस में हमने k का मान 3 के बराबर लिया है। तब हम डेफिनेशन से पढ़ चुके हैं कि यदि हमें किसी अदिश की गुणा एक आव्यूह में करनी है तो जो हमें अदिश दिया गया है उसे हम प्रत्येक अवयव में गुणा करके बता दें। तो यदि हम 3 की गुणा प्रत्येक अवयव में कर लेते हैं, a का मान हमारे पास है 3√5 2 1 7 0 1.5 -3 और 5। यदि हम 3 की गुणा इन मानों में करेंगे तो हमें मिलेगा 3 तिया 9 3 एकम 3 15 × 45 होते हैं और 4.5 लिख लेंगे क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। 3√5 21 -9 6 0 और यहाँ हो जाता है 15। तो आप देख रहे हैं यदि हमें एक अदिश से एक आव्यूह में गुणा करनी है तो उस अदिश की हम पूरे आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सभी में गुणा करके बता दें, वही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिसेस आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय ए स्केलर। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। यदि हमें एक आव्यूह a बराबर दिया गया है तब हमें ज्ञात करके बताना है 1/2a, अर्थात यहाँ हमें सदिश जो अदिश गुणन दे रखा है वहाँ अदिश राशि 1/2 दी गई है। तो फिर से वही नियम लगाने से 1/2 की गुणा यदि हम प्रत्येक अवयव में कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा 1/2 a का मान। तो यहाँ 1/2 साथ में हम a का मान यदि यहाँ लिख लें तो 6 2 2 2 3 4 3 -2 और 1। यदि हम 1/2 की गुणा प्रत्येक अवयव में करेंगे या हम कहें 2 का भाग प्रत्येक अवयव में करने पर, तो 2 का भाग यहाँ करेंगे 3, यहाँ 1 1 1, लेकिन 3 में हम 2 का भाग नहीं कर सकते हैं तो या तो इसे बटे रूप में लिख करके बता दें या फिर दशमलव में इसका मान लिख करके बताएं। 4 में 2 का भाग करेंगे 2, फिर से यहाँ 3 आ रहे हैं तो 3/2 लिख लेंगे, -1 1 में भाग करेंगे तो 1/2। ये हो जाता है हमारा 1/2a आव्यूह का मान। इसी के बाद हम पढ़ लेते हैं आव्यूह का ऋण आव्यूह किसे कहते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी आव्यूह की योग के लिए जो गुणधर्म हमने पढ़े थे उसमें हमने प्रतिलोम आव्यूह को पढ़ा था जिसे हम ऋण आव्यूह भी कह रहे थे, और वहाँ हमने प्रतिलोम निकाल करके बताया था -a से, तो वही ऋण आव्यूह है। यदि कोई आव्यूह हमें a दे रखा है तो उसका ऋण आव्यूह -a कहलाता है। -a से हम निरूपित करके बताते हैं, उसका ऋण आव्यूह -a से हम ज्ञात करके बताते हैं। -a को हम बदल करके लिख सकते हैं -1 गुणा 1। अब यदि हम -1 की गुणा दिए गए आव्यूह में कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा दिए गए आव्यूह का ऋण आव्यूह। जैसे कि मान करके चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। a बराबर हमें दिया गया है 3 1 -5, साथ में xy आप लगा सकते हैं। तब हमें -a का मान ज्ञात करके बताना है। तो -a डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बराबर है -1 की गुणा यदि हम a में कर लेते हैं तो बराबर होगा -1 गुणा, और a का मान है हमारे पास 3 1 -5 और x। और इससे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं एक अदिश राशि की एक आव्यूह में कैसे गुणा करके बतानी है। यदि इस अदिश की हम प्रत्येक अवयव में गुणा कर लें तो हमें गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो -1 की गुणा प्रत्येक अवयव में कर लेने पर -1 -3 +5 और माइनस के x। तो यह हो जाता है दिए गए आव्यूह का ऋण आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह। नेक्स्ट पॉइंट है एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमें कोई आव्यूह दिए गए हैं और साथ ही कुछ अदिश राशियां दी गई हैं तो उनके आपस में गुणन करने के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। तो मान करके चलिए हमें यहाँ दो आव्यूह a और b दिए गए हैं जो कि समान कोटि के हैं, साथ ही k और l कोई अदिश राशियां प्रदर्शित कर रही हैं। तब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है
k गुणा a प्लस b। यदि हमें अवयवों के योग में किसी अदिश राशि से गुणा करनी है तो इस योगफल के गुणन को हम दूसरे प्रकार से के ए प्लस के बी से भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले हम अदिश की गुणा ए में कर लें और अदिश की गुणा बी में कर लें, बाद में उनके आंसरों को जोड़ लें तो भी हमें वही राशि प्राप्त हो जाएगी जो हमें अवयवों को जोड़ करके अदिश से गुणा करने पर प्राप्त हो रही होगी। तो इसका मतलब है अदिश की गुणा यहाँ वितरण नियम का पालन करती है। के की गुणा यदि हम ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो जैसे हम संख्याओं में गुणा करते हैं ऐसे ही अवयव में भी ये वितरण नियम का पालन करते हैं। के की गुणा हम अलग अलग अवयवों में कर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम होता है यदि हमें दो अदिश राशियों के योग में एक अवयव से गुणा करनी है तो फिर से यह अवयव वितरण नियम का पालन करते हैं। हम के की गुणा ए में तथा एल की गुणा ए में करके उनका योगफल प्राप्त करके भी इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी होती है के गुणा एल में यदि हमें अवयव ए से गुणा करके बतानी है तो वह बराबर होगा, चाहे तो हम के की गुणा पहले एल ए में कर लें या फिर एल की गुणा हम बाद में करें, के ए की गुणा पहले कर लें। इसका मतलब ये है कि यदि हमें तीन राशियों की गुणा आपस में करके बतानी है तो किन्हीं भी दो अवयवों की गुणा पहले करके तीसरे अवयव की गुणा हम उसमें बाद में कर सकते हैं। ऐसा इसका मतलब है कि गुणा करने का ऑर्डर कुछ भी रहा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी हमें बराबर बराबर मान देने वाले हैं। इसी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस के गुणा ए बराबर होगा। ये फिर से एक स्पेशल केस कह सकते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी का। जैसे यहाँ माइनस एक हम एक दूसरा अदिश कह सकते हैं, के दूसरे अदिश हो गए और एक अवयव हो जाता है, तब फिर से इनके ऑर्डर को हम वैल्यू ना दें, चाहे हम पहले के और ए की गुणा कर लें उसके बाद माइनस की गुणा करें या फिर पहले माइनस की गुणा हम ए में कर लें उसके बाद उसमें अदिश की गुणा कर लें, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सभी आपस में बराबर बराबर होते हैं। नंबर 5 पॉइंट है यदि हम एक की गुणा किसी भी दिए गए अवयव में कर लेते हैं तो हमें लौट करके वही अवयव मिलने वाला है। और नंबर 6 जिसे हम ऋणावयव में पढ़ चुके हैं, यदि हम -1 की गुणा -1 अदिश जो दे रखा है उसकी गुणा अवयव में करते हैं तो वह बराबर होगा अवयव के प्रत्येक अवयव में एक की गुणा करने से प्राप्त अवयव के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवयवों का अंतर, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का अंतर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में यदि हमें दो अवयव दिए गए हैं a बराबर ए आई जे जो कि कोटि m क्रॉस n का है, साथ ही दूसरा अवयव b बराबर बी आई जे जो कि फिर से वही कोटि m क्रॉस n का है, तब इन दोनों दिए गए अवयवों का अंतर जिसे हम a माइनस बी से लिखेंगे वह एक नए अवयव d के बराबर होगा जिसके अवयव d आई जे के रूप के होंगे और उसकी कोटि m क्रॉस n के ही बराबर होगी। जहां इस नए अवयव के अवयवों को हम ज्ञात करके बताएंगे दिए गए अवयवों के संगत अवयवों के अंतर से, अर्थात d आई जे बराबर होगा ए आई जे माइनस बी आई जे। जैसे मान करके चलिए हमें d11 ज्ञात करके बताना है तो हम a11 में से v11 माइनस करके बताएंगे। इसी तरीके से d12 ज्ञात करके बताना है तो a12 माइनस v12 निकाल करके बताएंगे। और दूसरी डेफिनेशन के फॉर्म में यदि हम पढ़ें अवयवों का अंतर तो हम अवयवों का जो अंतर लिखते हैं वो लिखते हैं a माइनस बी। तो क्या हम a माइनस बी को लिख करके बता सकते हैं a प्लस माइनस बी? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हम प्लस लगा करके ब्रैकेट में अंदर माइनस को लिख लें, यदि आप इनकी फिर से गुणा करोगे तो माइनस ही आपको मिल जाएगा। और माइनस बी को हम लिख करके बता सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 गुणा बी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो अवयवों का अंतर बराबर होगा अवयव ए तथा माइनस बी अवयव के योगफल के, या फिर कहें दो अवयवों का अंतर बराबर होगा पहला अवयव प्लस दूसरे अवयव का ऋण अवयव का योगफल। इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कैसे हमें अवयवों का अंतर ज्ञात करके बताना है। मान करके चलिए हमें एक अवयव ए दिया गया है, दूसरा अवयव बी दिया गया है, तब हमें इनका अंतर ज्ञात करके बताना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हमें अंतर निकालना है तो हमें उनके संगत अवयवों का अंतर प्राप्त करना होगा। तो यदि हम पहले अवयवों को देखें तो -3 में से हमें अंतर करना होगा, घटाना होगा दूसरे अवयव 3 को। यहाँ फिर से जो दूसरा अवयव है 2 और उसका संगत अवयव होगा 5, यहाँ 1 माइनस और यहाँ इसका संगत अवयव है -2।
यहाँ फिर से 1 लिखेंगे और माइनस करना है इसके संगत अवयव -1 को, -4 में से माइनस करना होगा इसके संगत अवयव 4 को, 7 में से माइनस करना होगा इसके संगत अवयव -2 को। इन्हें हम हल करके बता दें। -3 और -3 हल करके मिलेंगे -6, 2 से 5 घटाएंगे -3, यहाँ प्लस हो जाएगा ये है मान, तो 2 और 1 3, यहाँ बच जाएंगे 1 और 1 2, -4 और -4 -8, और यहाँ फिर से ये प्लस हो जाएंगे तो 7 और 2 9। ये हो जाता है दिए गए आव्यूहों का अंतर आव्यूह a माइनस b आव्यूह का मान। अब तक जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है तथा b बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है तो हमें ज्ञात करके बताना है 2a माइनस b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं दोनों अवयव हमें समान कोटि के दिए गए हैं, तो इसका मतलब है इनका योग और अंतर दोनों के दोनों ही परिभाषित होने वाले हैं। तो हमें जो मान ज्ञात करके बताना है वह है 2a माइनस b, जो कि बराबर होगा 2 गुणा आव्यूह a का मान, 2 गुणा आव्यूह a का मान यदि हम यहाँ लिख लें तो 1 2 2 3 3 1, बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे यहाँ साथ में b का मान, तो आव्यूह b का मान हम यहाँ लिख लें 3 -1 0 3 और 2। सबसे पहले तो अदिश जो राशि हमें दे रखी है उसकी गुणा यदि हम अंदर आव्यूह में करेंगे तो संगत प्रत्येक अवयव में हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 की गुणा प्रत्येक अवयव में करने पर हमें मिलेगा 2 एकम 2 4 6 और 2। साथ में यह जो दूसरा अवयव दिया गया है उसे हम माइनस लगा करके ऐसे का ऐसा ही लिख लें, -1 0 3 और 2। उसके बाद दिए गए दोनों अवयवों का अंतर बराबर होता है उनके संगत अवयवों के अंतर के। तो पहला अवयव यहाँ 2 - 3 हमें मिलेगा, दूसरा अवयव हमें यहाँ मिलेगा 4 -1, तीसरा अवयव 6 - 3 4 -1 6 -0 और यहाँ 2 -2। तो हमने सभी संगत अवयवों में बीच में माइनस लगा करके इन अवयवों को लिख लिया है। अब यदि हम इन्हें हल कर लेते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 2a माइनस b का। 2 से -3 घटाएंगे -1, ये हो जाएंगे प्लस, 4 और 1 5, 6 से 3 घटाएंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 5 6 और ये हो जाता है 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2a माइनस b का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए cos थीटा गुणा आव्यूह दिया गया है प्लस sin थीटा गुणा दूसरा आव्यूह दिया गया है। इन्हें सरल करने के लिए हमें वही नियम लगाना है। सबसे पहले cos थीटा यहाँ गुणा में लिखे हुए हैं, गुणा का मतलब होता है प्रत्येक अवयव में इनकी गुणा कर लेना। तो cos थीटा की गुणा यदि हम प्रत्येक अवयव में कर लें तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएंगे cos थीटा गुणा sin थीटा, यहाँ माइनस में cos थीटा गुणा sin थीटा और यहाँ मिलेंगे हमें cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ साइन थीटा की गुणा प्रत्येक अवयव में करने पर हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ 2 आव्यूह प्लस में लिख करके मिले हुए हैं, अर्थात इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ लेने पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा अवयव लिखेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ मिलेगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट अवयव हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें हल कर लेने पर आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर होता है 1 के। यहाँ दोनों मान एक जैसे हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो दोनों समान राशियों को घटाने पर हमें मिलेगा 0। इसी तरीके से यह दोनों समान राशियाँ हैं, विपरीत चिन्ह की हैं, हमें फिर से यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ सर्वसमीका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अनुसार इसका मान हो जाएगा 1। तो यही होगा हमारा इसका सरलतम रूप। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है तथा b दूसरा आव्यूह है और साथ ही तीसरा आव्यूह c भी हमें दिया गया है, तो a प्लस b
b माइनस सी सबसे पहले हमें ज्ञात करके बताने हैं और साथ ही हमें यह सिद्ध करके बताना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के। तो सबसे पहले हम ज्ञात करके बताएंगे a प्लस बी का मान, फिर उसके बाद b माइनस सी का मान, फिर उसके बाद ही हम ये सत्यापित करके बताएंगे। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी बराबर होगा, a जो अवयव हमें दे रखा है उसका मान लिख लें 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। साथ में यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे और b का मान जो भी हमारे पास है उसे भी लिख लें 3 4 2 -1 2 0 2 5 और 3। अब इन दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इनके संगत अवयवों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो यदि हम इनके संगत अवयवों को प्लस लगा करके लिख दें तो 1 + 3 2 -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। हमने सभी संगत अवयवों को प्लस लगा करके यहाँ लिख लिया है। यदि हम इन्हें हल कर लें तो हमें मिलेगा 3 और 1 4, यहाँ मिलेगा 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। तो ये हो जाता है हमारा पहला आंसर। a प्लस बी का मान ज्ञात करके बताइए, तो ये होगा a प्लस बी का मान। इसी के साथ हमें निकालना है b माइनस सी का मान। तो b माइनस सी बराबर होगा, b का मान हम पहले लिख लें अवयव जो भी हमें दिया गया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। उसके बाद हमें यहाँ बीच में माइनस लगाना है और c का मान लिख लेना है। c का मान है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। इन्हें फिर से हल करने के लिए यदि हम इनके संगत अवयवों को बीच में अंतर लगा करके बीच में माइनस लगा करके लिख लें तो 3 -4 -1 -1। इसी तरीके से 2 -2 4 -0, यहाँ मिलेगा 2 -3 5 -2 2 -1 0 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 0 + 2 3 -3। तो इन्हें हल करके हमें मिलेगा 3 में से 4 घटाएंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। ये हो जाता है हमारा दूसरा आंसर b माइनस सी के लिए। इसके बाद हमें पूछा गया है कि सिद्ध करके बताइए a प्लस बी माइनस सी का मान a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपने LHS वाले मान को a प्लस बी माइनस सी को। a प्लस बी माइनस सी बराबर, तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे हम। a जो अवयव हमें दे रखा है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। ये जो हमें अवयव a दिया था उसका मान हमने यहाँ लिख लिया है। बीच में प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद b माइनस सी। तो आप देख रहे हैं b माइनस सी हम पहले ही निकाल करके रख चुके हैं, तो हम बार बार इनकी गणना नहीं करेंगे। जो हम पहले निकाल चुके हैं उस मान को हम सीधे सीधे यहाँ लगा लेंगे। तो b माइनस सी का मान हम यहाँ लिख लें -1 4 1 -2 -1 2 0 3 और 0। ये हो जाता है हमारा b माइनस सी का मान। इसके बाद हमें इन्हें हल करके बताना है। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से संगत अवयवों को जोड़ करके बताना पड़ेगा। 1 + -1 तो 1 -1। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 5 + 4 1 + 1 2 -2 0 -1 -1 + 2 1 + 0। इन्हें हल कर लें तो हमें आंसर मिलेगा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1। ये हो जाता है हमारा LHS वाला पार्ट। इसी तरीके से हम RHS की भी गणना कर लें। RHS में हमें ज्ञात करके बताना है a प्लस बी माइनस सी का मान। तो a प्लस बी हम पहले ही निकाल चुके थे, उस मान को मैंने यहाँ लिख लिया है और c जो हमें अवयव दे रखा था वह मान भी मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद हमें इन दोनों अवयवों का अंतर करना है। तो संगत अवयवों का अंतर ज्ञात कर लें तो हमें अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। संगत अवयवों को यदि हम माइनस लगा करके लिखेंगे तो 4 - 4 1 -1 -1 -2 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 + 2 4 -3। और यदि हम इन्हें हल कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1।
तो हमने इन्हें घटा करके आंसर लिख लिए हैं। अब आप देखेंगे जो हमने पीछे वाला मान निकाला है क्या वह दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप इस मान को मिलाएं, 0 9 2 0 9 2, 0 -1 1, 0 -1 1, -3 5 1, -3 5 1, दोनों मान बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो हम यह इन्हें सिद्ध करके बता देते हैं। अतः a + b - c बराबर आए हैं a + b - c के। यही हमें सिद्ध करके इन्हें बताना था। इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, x तथा y ज्ञात करके बताइए यदि x + y का मान हमें दिया गया है और x - y का मान हमें दिया गया है। आप इन्हें एक समीकरण की तरह काम में ला सकते हैं। जैसे हमें x + y का मान कुछ दिया है और x - y का मान कुछ दिया है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं तो +y और -y कैंसिल हो जाएंगे। एक पक्ष में मिलेगा 2x और एक पक्ष में मिलेगा इन दोनों अवयवों का योगफल, और वहाँ से हम x का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें यही काम करना है, जो हमें मान दिए गए हैं एक बार उन्हें जोड़ लेना है, और एक बार जब हम उन्हें घटा करके बताएंगे तो x से x कट जाएंगे और वहाँ फिर y का मान हमें वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों मानों को जोड़ लेने पर, x + y में जोड़ लेंगे x - y का मान। तो x + y का जो मान है हमारे पास उसे यहाँ लिख लें, 7 2 0 5, बीच में प्लस लगाना है। फिर उसके बाद x - y का जो भी मान दिया गया है 3 0 0 3। इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके संगत अवयवों को जोड़ लें। तो अब आपको संगत अवयव जोड़ने आ गए हैं। यदि हम इन्हें सीधे सीधे जोड़ें, 7 और 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। और इधर वाले मानों को हल करेंगे तो +y और -y कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2x। लेकिन हमें तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा में 2 लिखे हुए हैं, यदि हम इनका पक्षांतर कर देंगे तो 2 का भाग हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो x बराबर हमें मिलेगा 1/2 गुणा आव्यूह जो भी ऊपर लिखा हुआ है। अब 1/2 की गुणा करने का मतलब है 2 का भाग हम प्रत्येक अवयव में कर दें। तो 2 का भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 चौ 8। तो हमें एक आंसर मिल जाता है x बराबर 5104। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, हम उन्हें लिख करके बता देंगे। अतः x का आंसर हमें मिल गया है 5104। एक आंसर ये हो जाता है। इसी तरीके से अब इन दोनों मानों को घटा लेने पर तो x + y में से हम घटाएंगे x - y। सबसे पहले x + y का जो भी मान है वो हम यहाँ लिख लें, 7 2 0 5, बीच में माइनस है। उसके बाद x - y, तो जो भी मान यहाँ लिखा हुआ है उस मान को भी हम यहाँ लिख लें। यदि आप इन्हें हल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा x + y, माइनस की गुणा करने पर -x + y, और यहाँ बराबर में इनके संगत अवयवों को घटाने पर 7 - 3, 0 - 0, 2 - 0 और 5 - 3। सभी संगत अवयवों में हमने माइनस लगा करके लिख लिया है। यहाँ -x और +x कैंसिल हो रहे हैं, हल करके मिलेगा 2y बराबर में 7 से 3 घटाएंगे 4, 0 से 0 घटाएंगे 0, यहाँ 2, 5 से 3 घटाएंगे तो 2। फिर से यहाँ हमें 2y का मान मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए केवल y का मान। तो 2 का पक्षांतर यदि हम इस तरफ करें तो हमें मिलेगा y बराबर 1/2 गुणा में 4 2 0 2। 1/2 की गुणा करने का मतलब है 2 का भाग यदि हम प्रत्येक अवयव में कर दें तो 2 0 1 और 1। ये हो जाता है हमारा y का आंसर। y बराबर आव्यूह 2 0 1 1। तो हमसे x और y पूछे जा रहे थे, x और y हमने ज्ञात करके बता दिए हैं। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और मैंने इसी टाइप के लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y ज्ञात करके बताने हैं, जहां हमें एक आव्यूह y तो दिया गया है, साथ ही 2x + y का मान भी दिया गया है। तो हमें यहाँ x ज्ञात करके बताना है। तो जो हमें मान दिए गए हैं 2x + y बराबर, उसमें यदि हम y की जगह y का मान लगा लेते हैं तो हमें यहाँ से x का मान पता चल जाएगा, और y तो फिर हमें सीधे सीधे दे ही रखे हैं। तो यहाँ जो मान हमें दे रखे हैं वहाँ y का मान लिख लेने पर y का मान है 3 1 2 4, और बराबर में जो आव्यूह है उसे ऐसे का ऐसा ही लिख लें, 1 -3 0 और 2। यदि इस आव्यूह को हम पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो यह जो प्लस चिन्ह है वह माइनस में बदल जाएगा। जैसे हम संख्यात्मक मानों को हल करके बताते हैं, 1 -3 0 2, और यहाँ ये जो प्लस है ये माइनस में बदल करके आव्यूह ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे। अब 2 आव्यूहों का अंतर ज्ञात करने का मतलब है इनके संगत आव्यूहों का अंतर ज्ञात करना। तो 1 में से 3 घटा करके लिखना है, 0 से 2, -3 से 1 और 2 से 4।
तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 3 से -3 में 1 जोड़ लेने पर -2, यहाँ भी -2, -4 और यहाँ बचेंगे माइनस में 2। यह है 2x का मान और हमें चाहिए है x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए फिर से इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आज करके हो जाएंगे यह 1/2, -2, -4, -2 और -2। 1/2 की गुणा करने का मतलब है 2 का भाग करना प्रत्येक पद में। तो यदि हम 2 का भाग प्रत्येक पद में करेंगे तो हमें मिलेगा -1, -2 और यहाँ माइनस में 1। यही हमारा आंसर होगा x के लिए, -1, -1, -2, -1। और y का आंसर तो हमें यहाँ पहले से ही दिया गया है। इसी तरीके से एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि हमें यह समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले हम इसे सरल करने की कोशिश करें, उसके बाद में x, y, z, t तो हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। तो यहाँ जैसे ही हम 2 की गुणा अंदर करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2x, क्योंकि गुणा करने का मतलब है प्रत्येक अवयव में गुणा करना। 2z, 2y और 2t। यहाँ 3 की गुणा अंदर करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ -3, 0 और 6। इसी तरीके से इस पक्ष में भी 3 की गुणा अंदर कर लेंगे, 3 तिया 9, 15, 12, 18। यह हो जाती है इनकी गुणा। उसके बाद यहाँ 2 अवयव प्लस में लिखे हुए हैं तो इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2x + 3। इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 2z - 3, इसका संगत अवयव है 0, 2y + 0 और इनका संगत अवयव है 2t + 6। और बराबर में जो भी मान लिखे हुए हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस स्थिति में पहुंचकर 2 अवयव बराबर में लिखे हुए हैं। और 2 अवयव कब बराबर हो सकते हैं? जबकि इनके प्रत्येक संगत अवयव का मान बराबर बराबर रहा हो। तो हम यही नियम यहाँ लागू करेंगे। तो यहाँ संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें मिलेगा सबसे पहले अवयव से 2x + 3 = 9। साथ ही दूसरे अवयव से मिलेगा 2z - 3 = 15। तीसरे अवयव से मिलेगा 2y + 0 तो 2y हो जाएगा बराबर 12। और चौथे अवयव से 2t + 6 = 18। यदि आप इन्हें नंबर देना चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं। और नंबर 4, यदि हम इन्हें हल करेंगे तो 2x = 9 से 3 घटाएंगे 6, x = 2 का भाग करने पर x = 3। इसी तरीके से इन्हें हल करेंगे तो 2z = 15 और 3 18 और 2 का भाग करने पर z = 9। यहाँ y = 2 का भाग इस तरफ करेंगे तो y = 6 और यहाँ 2t = 18 से 6 घटाने पर 12 और t = 2 का भाग करने पर t = 6। तो ये हो जाते हैं दिए गए समीकरण से x, y, z और t के मानों को ज्ञात करना। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं, जिनमें x, y, z या फिर किन्हीं और चरों के मान आपसे पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। अभी पीछे हमें यह समीकरण रूप में दिए गए थे, पहले से ही आव्यूह रूप में लिखे गए थे, लेकिन इस बार हमें आव्यूह के मान अलग से दे दिए हैं और समीकरण अलग दे दी है। अब हमें आव्यूह के मान खुद से यहाँ लगाने हैं और जो मान पूछा गया है उसका मान निकाल करके बताना है। हमें यहाँ आव्यूह x ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है वह है 2a + 3x = 5b। तो यदि हम यहाँ से इन्हें x का मान निकाल करके बताएंगे तो 3x बराबर होगा 5b और 2a का पक्षांतर हम इस तरफ कर दें तो माइनस में 2a। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करके बताना है तो x = 3 का और पक्षांतर करेंगे तो 1/3 गुणा में 5b - 2a। इस तरीके से यह हमें मिल जाता है x का मान। अब यदि हम यहाँ a और b के मान निकाल लें तो x का मान हमें आव्यूह रूप में भी मिल जाएगा। तो x = 1/3, फिर ब्रैकेट हमें लगाना है। अब ब्रैकेट कितना बड़ा लगाएंगे? जितना बड़ा हमारा आव्यूह है 5 गुणा b का मान। अब b का मान जो है उसे यहाँ लिख लें, आव्यूह 2, 4, -5, -2, 2, 1। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 गुणा आव्यूह a का मान, 2 गुणा आव्यूह a का मान 8, 4, 3, 0, -2 और 6। इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। बराबर में हमें मिलेगा 1/3। यदि हम इनकी गुणा आपस में कर लें तो यहाँ मिलेगा गुणा करने पर 10, -10, 20, 10, -25 और यहाँ 5 एकम 5।
इसी तरीके से 2 की गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ अभी हो जाएगा 16, 0, 8, -4, 6 और 12। इसके बाद इन दोनों अवयवों का यदि हम अंतर ज्ञात कर लें तो हमें यहाँ मान मिल जाएंगे 1/3 गुणा में, हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि अब हमें एक सिंगल अवयव यहाँ मिल जाएगा। 10 में से 16 यदि हम घटाएंगे तो माइनस में 6, -10 -0, -10 बचेंगे। 20 में से 8 घटाएंगे 12, 10 में से घटाने हैं -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 10 और 4 14, -25 -6 जुड़ जाएंगे -31, 5 -12 तो यहाँ बच जाएंगे माइनस में 7। यदि हम 3 का 1/3 की और गुणा कर लेते हैं, 1/3 की गुणा करने का मतलब है 3 का भाग प्रत्येक अवयव में कर लेना, तो 3 का भाग प्रत्येक अवयव में करने पर 3 दूनी 6, यहाँ पूरे पूरे भाग नहीं जा सकते हैं तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे -10/3। यहाँ 12 में 3 का भाग करेंगे 4, 14/3, -31/3 और माइनस में 7/3। यही हो जाता है हमारा x का आंसर जो हमसे वह पूछ रहे हैं कि अभी x का मान ज्ञात करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, 2 किसान रामकिशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल की किस्म दी गई है यहाँ बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में अवयव ए तथा बी से व्यक्त करके बताई गई है। अवयव ए में बासमती चावल की बिक्री से रामकिशन को मिले हैं 10,000 रुपये, परमल की बिक्री से 20,000 रुपये, नौरा की बिक्री से 30,000 रुपये। इसी तरीके से बासमती की बिक्री से गुरचरण सिंह को मिले हैं 50,000, परमल से 30,000 और नौरा से 10,000। यह सितंबर माह की बिक्री रुपए में दे रखी है। इसी तरीके से अक्टूबर माह की बिक्री अलग अलग किस्मों के लिए चावल के और दोनों किसानों के लिए दी गई हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की तथा सितंबर व अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करके बतानी है। तो इतना बेका इन्होंने सितंबर में, इतना बेका अक्टूबर में, तो सम्मिलित ज्ञात करने के लिए यदि हम इन दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात करके बता दें तो हमें पता चल जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में हम निकाल करके बताएंगे a+b का मान। तो a+b का मान हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा हल कर लें। a+b हल करने के लिए जब आप इसे एग्जाम में लिख करके आएंगे तो पहले अवयव a यहाँ उतारेंगे, फिर प्लस अवयव b यहाँ उतारेंगे, फिर उसके बाद उनके संगत अवयवों को प्लस लगा करके लिखेंगे। लास्ट में संगत अवयवों को जोड़ने पर 10,000 + 5,000 कुल मिलाकर के हो जाते हैं 15,000, 20 + 10 30,000, 30 + 6 36,000, यहाँ 50 + 20 70,000, 30 + 10 40,000 और यहाँ लास्ट में 10 और 10 20,000। तो यह हो जाती है किसान रामकिशन के लिए और यह हो जाती है किसान गुरचरण सिंह के लिए सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करके बताइए। तो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हमसे पूछा गया है, तो यदि हम सितंबर वाली राशि में से अक्टूबर वाली राशि को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। लेकिन यदि हमें अक्टूबर की अपेक्षा सितंबर में हुई बिक्री में कमी या अधिकता पूछी जा रही होती तो फिर हम अक्टूबर में से सितंबर वाली को माइनस कर देते। अब हमें करना है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी a-b। फिर से आप अवयव ए का मान लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और अवयव बी का मान लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रत्येक संगत अवयव में माइनस लगा करके लिखेंगे। तो अब यहाँ हम इसे फिर से शॉर्ट में कर रहे हैं। इनके संगत अवयवों को घटाने पर 10,000 से 5,000 घटाएंगे 5,000, यहाँ 20,000 से 10,000 घटाएंगे 10,000, 30 से 6 घटाएंगे तो 24,000, 50,000 से 20,000 घटाएंगे 30,000, 30,000 से 10,000 घटाएंगे 20,000 और यहाँ 10 से 10 घटा लेने पर 0। तो यह हमें पता चल जाती है a-b का मान सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। ये जो अवयव है वही होगा रामकिशन के लिए और यह होगा गुरचरण सिंह के लिए। यह बासमती, यह परमल तथा यह नौरा की किस्म के लिए। साथ ही इसका थर्ड पार्ट और बच जाता है, उसे और साथ ही साथ समझ लें। थर्ड पार्ट है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है
तो अक्टूबर में प्रत्येक माह के चावल, प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करके बताना है। केवल हमें अक्टूबर माह के लिए लाभ बताना है। यदि वह सम्मिलित लाभ पूछ रहे होते तो फिर हम A+B पर उसे लगा रहे होते, लेकिन अब हमें चाहिए है केवल B का। कितने प्रतिशत लाभ मिलता है? 2% लाभ मिलता है। तो B का 2% कितना होगा? B गुणा 2% का मतलब है 2/100। इसे हम हल करके 2 में यदि 100 का भाग करेंगे तो 0.02 और गुणा में B वाला मान। तो यदि हम B की जगह B का मान लगा लेते हैं तो B का मान हमें दिया गया है 5000। तो यह दिया गया है हमें B का मान। यदि हम प्रत्येक अवयव में 0.02 की गुणा कर लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 5 दूनी 10 और 2 हमें 0 कम कर लेनी है, कुल मिला करके 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ 200 रुपये, 120 रुपये, यहाँ 400 रुपये, यहाँ 200 रुपये और यहाँ 200 रुपये। यह हो जाता है रामकिशन के लिए। और नीचे वाली जो लाइन है वह है गुरुचरण सिंह के लिए। यह बासमती की किस्म पर है, यह परमल और यह नौरा की चावल की किस्म के लिए है। तो रामकिशन को बासमती पर मिल जाते हैं 100 रुपये, यहाँ परमल पर 200 रुपये और यहाँ नौरा पर 120 रुपये। इसी तरीके से गुरुचरण सिंह के लिए भी यह लाभ का मान हो जाता है अक्टूबर माह के लिए। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।